गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वीदरिपास बायोलॉजी फॉर क्लास 9। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका में क्या जो बेसिक डिफरेंस है, क्या अंतर है इसमें। तो हम लोगों ने पाया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रीय पदार्थ केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रीय पदार्थ केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने देखा था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका का आकार छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का आकार बड़ा होता है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पाया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक ही क्रोमोसोम होता है, यानी कि उसका केंद्रकीय पदार्थ जो है क्रोमेटिन पदार्थ बहुत कम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का पदार्थ यानी कि क्रोमेटिन पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, यानी कि उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है या गुणसूत्रों की जो संख्या है वो प्रोकैरियोटिक की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, और एक अंतर हम लोगों ने देखा था विशेष, वो क्या था कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं, झिल्लियों से घिरा हुआ जो कोशिकांग है वो अनुपस्थित होता है, जबकि एक यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लियों से घिरा हुआ जो छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं वो उपस्थित होता है और पाया जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या होता है और उसमें पाया जाने वाला कोशिकांग क्या होता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। यहाँ देखिए, मैंने एक यूकैरियोटिक कोशिका का यहाँ चित्र बनाया है। आप यूकैरियोटिक का मतलब आप भली भांति समझ रहे हैं कि यहाँ आपको केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली मौजूद मिलेगी और उसके साथ साथ इसके कोशिका द्रव्य में आपको क्या मिलेगा, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिकांग भी मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोशिका द्रव्य क्या होता है। जैसे ही हम कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को पार करते ही आप एक द्रव में जाकर गिरेंगे और वो द्रव क्या होगा, वो द्रव है कोशिका द्रव्य। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य जो एक विशाल क्षेत्र होता है, एक बड़ा सा एरिया होता है, उसमें जो तरल भरा रहता है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। ठीक है, और केंद्रक के अंदर जो पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य से अलग है और केंद्रक के अंदर भरा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम लोग इन दोनों द्रव्य को एक साथ मिला कर कहें, यानी कि टोटल जो फ्लूइड है या कुल जो इसमें द्रव भरा हुआ है पूरे कोशिका में, उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है या जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी कि केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर का जो ये पूरा क्षेत्र, पूरा द्रव जो है वो है साइटोप्लाज्म, प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कौन सा जगह है, तो केंद्र के अंदर का जो द्रव है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो हमारा टारगेट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये एरिया है जो आपको दिख रहा है, कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर का जो ये पूरा एरिया है, इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें ये किस चीज से बना हुआ है, तो इसका 80% भाग जो है वो जल होता है। ठीक है, और इसके साथ ही उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुले हुए हैं, जैसे ढेर सारे ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं, बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ उसमें घुले हुए होते हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की गैसें भी उसमें घुली हुई हैं, उसमें आयन उपस्थित होता है, कई प्रकार के पोषक तत्व हैं जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और इसके साथ साथ ढेर सारा छोटा छोटा ये जो संरचना आप देख रहे हैं झिल्लियों से घिरा हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका अंगक या कोशिकांग। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल क्या होता है, कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनल क्या होता है। सेल ऑर्गेनल क्या होता है या कोशिकांग क्या होती है, ये बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती है, अधिकांश ये झिल्लियों से घिरा हुआ रहता है और पाया कहाँ जाता है, ये कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो हम लोग सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कोशिका द्रव में तैरने वाली, ठीक है, या पाई जाने वाली झिल्ली नुमा छोटी छोटी संरचनाओं को हम लोग कोशिका अंग कहते हैं। और विशेष बात यह है कि प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है। ठीक है, कुछ कोशिकांग ऐसे भी है जिनमें झिल्ली नहीं है, जैसे राइबोसोम। राइबोसोम में क्या है, उसमें झिल्ली नहीं है, इसीलिए वो आप देख सकेंगे कि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है राइबोसोम्स, और यूकैरियोटिक में भी है, लेकिन इनमें जो झिल्ली नुमा संरचना है वो प्रोकैरियोटिक में
नहीं पाया जाता है। तो झिल्ली नुमा संरचना कौन सा है इसमें पाया जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये झिल्ली-नुमा संरचना है और एक कोशिकांग है। जैसे लाइसोसोम, जैसे अंतर्द्रवी जालिका, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, केंद्रक जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। और उसके बाद है गाल्जी उपकरण या गोल्गी एपर्टस, ये भी झिल्ली-नुमा कोशिकांग है, ठीक है। तारक केंद्र या सेंट्रोसोम, ये भी झिल्ली-नुमा कोशिकांग है, ठीक। तो ये तो हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स को कैसे डिफाइन करेंगे या कोशिका अंगों को कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे, तो कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली झिल्ली-नुमा छोटी छोटी संरचनाओं को कोशिका अंग कहते हैं, जो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करती है। प्रत्येक छोटी कोशिकांग कोशिका के लिए एक विशिष्ट कार्य करती है, यानी कि ये मिल करके कोशिका के उपापचयी क्रियाओं में सहायता करती है, ठीक है। हम लोग इन कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे और इनके संरचना तथा कार्यों के बारे में विशेष रूप से हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला कोशिकांग यहाँ अंतर्द्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अंतर्द्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रवी जालिका, तो ये नलियों का एक जाल होता है, यानी कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है, ऑल अराउंड द न्यूक्लियस, और पूरे कोशिका के अधिकांश भाग में ये जाल की तरह फैले हुए हैं। जैसे कि यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ केंद्रक है, केंद्रक की बाहरी झिल्ली के साथ किस प्रकार नलिकाओं का जाल जो है केंद्रक को चारों ओर से घेरे हुए है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि कोशिका के और भी भागों में ये अंदर ही अंदर जाल की तरह फैले हुए होते हैं, जिसका और ये जाल जो है कोशिका को एक मजबूती, अंदर से एक मजबूती प्रदान करता है। और साथ ही साथ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कौन सा कार्य? तो ये चूंकि नलिकाओं का जाल है तो ये कोशिका में परिवहन का कार्य करते हैं, विभिन्न पदार्थों का परिवहन, विशेष रूप से प्रोटीन का परिवहन, ठीक है। क्योंकि एक जाल की तरह कोशिका में फैला हुआ है तो कभी कभी हम लोग इसे साइटोस्केलेटन के नाम से भी बुलाते हैं या साइटोस्केलेटन कहते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि ये कोशिकीय कंकाल है एक जो कोशिका को अंदर से मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रवी जालिका जो है ये हम लोग इस तरह से इसे शॉर्ट में ER लिखते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार का होता है कोशिका में, एक होता है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा जो है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता क्या है? RER और SER, ठीक है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो अंतर्द्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो रफ होता है, जिसका सरफेस रफ होता है। कैसे रफ होता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बनाया है बृहद स्तर पर, इसमें मैंने छोटे छोटे डॉट्स दिए हैं इसके आउटर मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये झिल्ली-नुमा संरचना है। अंतर्द्रवी जालिका झिल्लियों से बना हुआ एक नलिकाकार संरचना होती है और इसका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली के बनावट के जैसा ही है। इसके बाहरी सतह पर आप छोटे छोटे जो डॉट्स यहाँ देख रहे हैं वो दरअसल क्या है? वो राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स के अटैच होने की वजह से इसका जो सरफेस है वो रफ होता है, जिस कारण हम लोग इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, ठीक है। इसके साथ ही बहुत कम मात्रा में आपको कोशिका के अंदर ऐसे भी अंतर्द्रवी जालिका मिलेंगे जो कि मैंने यहाँ पर ठीक इस जगह में बनाया है। एक नलिकाकार संरचना आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कोई राइबोसोम नहीं लगा हुआ है, और इसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER या चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका कार्य क्या है? क्योंकि उसने राइबोसोम को जगह दिया है रहने के लिए, और राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन फैक्ट्रीज होता है, यानी कि राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में ही होता है, और राइबोसोम को जगह किसने दिया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या अंतर्द्रवी जालिका है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता प्रदान कर रही है। वो खुद प्रोटीन नहीं बनाता है लेकिन प्रोटीन के संश्लेषण में वो सहायता प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ जो प्रोटीन वहाँ बनते हैं उन प्रोटीनों का परिवहन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रवी जालिकाओं के नलिकाओं के माध्यम से होता है। क्योंकि ये कोशिका में विभिन्न भागों में फैले हुए हैं चारों तरफ, तो ये कोशिका के विभिन्न भागों तक, हर आवश्यक भागों तक प्रोटीन का परिवहन करते हैं, ठीक है।
और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है वो क्या करते हैं, वो कुछ लिपिड्स तथा फैट का सिंथेसिस करता है यानी कि लिपिड और फैट का संश्लेषण करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत आवश्यक है। हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन और लिपिड से ही झिल्ली बना हुआ है, ठीक है। ये जो कोशिका झिल्ली है, ये जो अंतर्द्रव्य जालिका का झिल्ली है, ये जो केंद्रक का झिल्ली है, ये सभी किससे बना हुआ है, ये सभी लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है। और हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, तो राइबोसोम्स में हो रहा है, जो कि अंतर्द्रव्य जालिका से ही लगे हुए हैं, ठीक है। और लिपिड का निर्माण हो रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो कहीं ना कहीं अंतर्द्रव्य जालिका का जो झिल्ली है उसको बनाने वाले पदार्थ का निर्माण भी उसी के पास ही हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्योंकि अंतर्द्रव्य जालिका अपने जरूरत का प्रोटीन भी वहां से प्राप्त कर लेता है जिससे उसका झिल्ली बना हुआ है, ठीक है। तो ये था अंतर्द्रव्य जालिका, जो कि आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं। इसका दो प्रकार है, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में हम लोग कहते हैं खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो ये था हमारा पहला कोशिकांग, ठीक है। अगला हम लोग कोशिकांग जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा लाइसोसोम, ठीक है, और उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।